नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्लेटफॉर्म अड्डा में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों की गहराई में उतरने वाले हैं और हमारा पूरा ध्यान रहेगा बिहार पर। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो बीपीएससी, बीएसएससी या बिहार से जुड़ी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन आज हम इसे रटने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए यहाँ हैं। सही कहा, क्योंकि देखिए जनगणना के आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते हैं। ये किसी भी राज्य की कहानी बताते हैं और 2011 के ये आंकड़े बिहार की 3 बड़ी कहानियां सुनाते हैं। अच्छा, कौन सी 3 कहानियां? पहली कहानी है बेतहाशा जनसंख्या घनत्व और संसाधनों पर जो दबाव है उसकी। दूसरी कहानी है सामाजिक संकेतों में जबरदस्त विरोधाभास और असमानता की। और तीसरी कहानी है एक युवा आबादी की जो छिपी हुई क्षमता है उसकी। ये तो बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। हाँ, तो आज हम इन्हीं 3 कहानियों को आंकड़ों की मदद से समझेंगे। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब ये जनगणना का विचार आया कहाँ से? देखिए, इसकी जड़ें तो ब्रिटिश राज में हैं। भारत में जनगणना की जो पहली अधूरी कोशिश हुई वो 1872 में हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय में? हाँ, लॉर्ड मेयो के समय। वो एक तरह का ट्रायल था। अच्छा। अंग्रेजों को ये समझना था कि इतने बड़े देश पर शासन करने के लिए उनके पास कितने लोग हैं, कौन कहाँ रहता है, क्या करता है। अच्छा, प्रशासन और टैक्स वसूलने के लिए डेटा बहुत जरूरी था। मतलब ये सिर्फ गिनती नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से शासन का जरिया था। हाँ बिल्कुल, शासन का एक बहुत जरूरी जरिया। और इसकी नियमित शुरुआत हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अच्छा। तब से ये परंपरा बन गई कि हर 10 साल पर देश का पूरा लेखा जोखा लिया जाएगा। और इसी कड़ी में 2011 की जनगणना देश की 15वीं और आजादी के बाद 7वीं जनगणना थी। इसका एक आदर्श वाक्य भी था, है ना? हाँ बिल्कुल, इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये लाइन तो आज की हमारी चर्चा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। चलिए अब बिहार की पहली कहानी पर आते हैं, जनसंख्या और उसका घनत्व। 2011 में बिहार की कुल आबादी कितनी थी? 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या थी 10,40,99,452। 10,40,99,452। हाँ। और इस आंकड़े के साथ बिहार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद भारत का तीसरा सबसे आबादी वाला राज्य बना। तीसरा मतलब देश का हर 11वां-12वां व्यक्ति बिहारी था। बिल्कुल, जो कि भारत की कुल आबादी का 8.60% है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग। हाँ, लेकिन ये 10 करोड़ की आबादी रहती कहाँ है? ये सवाल हमें शायद बिहार की सबसे बड़ी जमीनी हकीकत और चुनौती की ओर ले जाता है, जनघनत्व। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बिहार का जनघनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या है 1106। 1106। हाँ। अब इस नंबर को जरा समझिए। पूरे भारत का औसत सिर्फ 382 है। एक मिनट, 1106 और 382, ये तो लगभग 3 गुने का फर्क है। हाँ, 3 गुना। मतलब आप कल्पना कीजिए, मुंबई की लोकल ट्रेन जैसी भीड़ बिहार के कई इलाकों में रोजमर्रा की हकीकत है। सही कह रही हैं। इसका असर जमीन, पानी, नौकरी हर चीज पर पड़ता होगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि जनघनत्व के मामले में बिहार सभी राज्यों में पहले स्थान पर है, रैंक 1। और ये आबादी बढ़ भी बहुत तेजी से रही होगी। हाँ, बहुत तेजी से। 2001 से 2011 के बीच बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.42% रही। 25%? जी, जो देश में छठी सबसे तेज दर थी। यहाँ इतिहास का एक साल याद रखना बहुत जरूरी है, 1921। हाँ, महाविभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइड ईयर। इसे ऐसा क्यों कहते हैं? सिर्फ इसलिए कि उस दशक में आबादी घटी थी? उससे भी ज्यादा कुछ। इसे महाविभाजक वर्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत के इतिहास का वो मोड़ था जहां से हमारी जनसंख्या ने एक तरह से विस्फोटक रूप से बढ़ना शुरू किया। अच्छा। 1921 से पहले क्या था कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ज्यादा ही। बीमारियां, अकाल पड़ते थे तो लाखों लोग मर जाते थे। लेकिन 1921 के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में थोड़े सुधार से मृत्यु दर तो कम होने लगी, पर जन्म दर ऊंची बनी रही। और यहीं से जनसंख्या का वो विस्फोट शुरू हुआ। हाँ, जिसका दबाव आज हम बिहार जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा देखते हैं। ये तो हुई पहली कहानी, घनत्व और दबाव की। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, सामाजिक विरोधाभास। और इसकी शुरुआत करते हैं लिंगानुपात से। 2011 में बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थीं? 2011 में
बिहार का लिंगानुपात 918 था। 918, जी, जबकि राष्ट्रीय औसत 943 था। मतलब बिहार राष्ट्रीय औसत से 25 अंक पीछे था। ये तो काफी बड़ी चिंता की बात है। बहुत बड़ी। क्या पिछले दशक के मुकाबले इसमें कोई सुधार हुआ? सुधार तो नहीं, बल्कि दुर्भाग्य से 1 अंक की गिरावट आई। गिरावट? हाँ, 2001 में ये 919 था, जो 2011 में घटकर 918 हो गया। ये 1 अंक की गिरावट सुनने में तो छोटी लगती है, लेकिन ये खतरनाक ट्रेंड की ओर इशारा करती है। इसका मतलब है कि 1 दशक के विकास के बावजूद समाज में बेटियों को लेकर सोच में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव नहीं आया। लेकिन इसी बिहार में एक जिला ऐसा भी है जो इस मामले में हीरो है ना? हाँ, और यही तो विरोधाभास है। एक तरफ मुंगेर जैसा जिला है जहां लिंगानुपात सिर्फ 876 है, जो बहुत ही चिंताजनक है। 876? ये तो बहुत कम है। बहुत कम। तो दूसरी तरफ है गोपालगंज, जहां का लिंगानुपात 1021। 1021 मतलब 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं। जी, ये तो कमाल है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके कई सामाजिक और आर्थिक कारण माने जाते हैं। एक बड़ा कारण है पुरुषों का रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर पलायन। अच्छा, पलायन। हाँ, जब पुरुष काम के लिए बाहर चले जाते हैं तो जिले में महिलाएं ज्यादा दर्ज होती हैं। लेकिन इसके साथ ही वहाँ सामाजिक जागरूकता भी एक अहम भूमिका निभाती है। सामाजिक विरोधाभास की ये कहानी साक्षरता के आंकड़ों में तो और भी ज्यादा साफ दिखती होगी। बिहार की साक्षरता दर क्या थी? 2011 में बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% थी, जो देश में सबसे कम थी। सबसे कम? हाँ, ये वो आंकड़ा है जिसे हर छात्र को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बिहार के विकास की सबसे बड़ी चुनौती को दिखाता है। और जब हम इस आंकड़े को पुरुष और महिला में तोड़ते हैं, तब असली कहानी सामने आती है। बिल्कुल। पुरुष साक्षरता दर थी 71.20%। और महिला? जबकि महिला साक्षरता दर सिर्फ 51.50% थी। लगभग 20% का सीधा फर्क। हाँ, 20%। और ये 20% का अंतर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बिहार के विकास की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। कैसे? देखिए, जब राज्य की आधी आबादी शिक्षा में इतनी पीछे रह जाती है तो उसका सीधा असर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर पड़ता है। ये वो अदृश्य जंजीर है जो राज्य की पूरी क्षमता को रोक रही है। लेकिन यहाँ भी तो कोई चैंपियन जिला होगा, जैसे गोपालगंज लिंगानुपात में था। हाँ, और वो है रोहतास। रोहतास की कुल साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, और ये सिर्फ कुल साक्षरता में ही नहीं, पुरुष और महिला दोनों में। हाँ, पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता में नंबर 1 है। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया है, जहां साक्षरता दर सबसे कम है। ये विरोधाभास बिहार के हर कोने में मौजूद है। बिहार की सामाजिक बुनावट को और समझने के लिए अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के आंकड़ों को देखना भी जरूरी है। जरूर। 2011 में बिहार की कुल आबादी में अनुसूचित जाति का हिस्सा 15.9% था। 15.9%। जी। सबसे ज्यादा एससी आबादी वाला जिला है गया, जहां कुल आबादी का लगभग 30% हिस्सा एससी समुदाय का है। और सबसे कम है किशनगंज में। और अनुसूचित जनजातियों मतलब एसटी का क्या अनुपात है? बिहार में एसटी आबादी काफी कम है, सिर्फ 1.3%। सिर्फ 1.3%? हाँ, ये मुख्य रूप से कुछ खास जिलों में केंद्रित हैं। जैसे सबसे ज्यादा एसटी आबादी पश्चिमी चंपारण में है, लगभग 6.35%। जब हम जनजातियों की बात करते हैं तो अक्सर उन्हें सिर्फ एक आंकड़े की तरह देख लेते हैं। क्या हम बिहार की किसी एक जनजाति की संस्कृति को थोड़ा और जान सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे थारू जनजाति को लीजिए। हाँ। ये ज्यादातर पश्चिमी चंपारण के तराई वाले इलाकों में नेपाल बॉर्डर के पास रहती हैं। इनकी संस्कृति बहुत अलग है, ये प्रकृति के बहुत करीब हैं और आज भी अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बचाए हुए हैं। अच्छा। ये खुद को महाराणा प्रताप का वंशज भी मानते हैं। इनकी अपनी भाषा है, अपने त्योहार हैं। मतलब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि बिहार की सांस्कृतिक विविधता का जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। संथाल, उरांव, मुंडा जैसी और भी कई जनजातियां हैं जिनकी अपनी समृद्ध विरासत है। ये जानना वाकई जरूरी है। अच्छा, हमने जिलों की बात टुकड़ों में की है, क्यों न एक बार बिहार के सारे चैंपियन और चैलेंजर जिलों को एक साथ देख लें, ताकि हमारे सुनने वालों को याद रखने में आसानी हो। बढ़िया विचार है। तो चलिए बिहार के चैंपियन जिलों से मिलते हैं। जनसंख्या का चैंपियन है पटना, जाहिर है राजधानी है। शिक्षा का चैंपियन रोहतास। हाँ, रोहतास। पुरुष, महिला और कुल तीनों में अव्वल। लिंगानुपात का चैंपियन गोपालगंज,
1021 के शानदार आंकड़े के साथ। और सबसे ज्यादा बारिश? किशनगंज। ठीक है। और वो जिले जहां सबसे बड़ी चुनौतियां हैं? उन्हें भी जानना जरूरी है। सबसे कम जनसंख्या है शेखपुरा में। सबसे कम साक्षरता? पूर्णिया। हाँ, पूर्णिया। सबसे कम लिंगानुपात है मुंगेर में, सिर्फ 876। और सबसे कम जन घनत्व? वो है कैमूर। पहाड़ी और जंगली इलाका होने की वजह से यहाँ आबादी का घनत्व राज्य के औसत 1106 के मुकाबले सिर्फ 488 है। इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद चलिए एक बार बिहार और भारत के आंकड़ों को आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे पूरी तस्वीर और साफ हो जाएगी। जन घनत्व से शुरू करते हैं। बिहार 1106, भारत 382। बिहार बहुत आगे है, या कहें कि बहुत ज्यादा दबाव में है। लिंगानुपात: बिहार 918, भारत 943। बिहार यहाँ पीछे है। साक्षरता दर: बिहार 61.8% और भारत 73%। यहाँ भी बिहार को एक लंबा सफर तय करना है। लेकिन एक आंकड़ा है जहां बिहार राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। हाँ, और वो है शिशु लिंगानुपात, मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों का। अच्छा। बिहार में ये 935 है, जबकि भारत का औसत 919 था। तो ये एक उम्मीद की किरण है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शायद नई पीढ़ी में बेटियों को लेकर स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है। हालांकि वयस्क लिंगानुपात अभी भी एक चुनौती है। तो अब हम आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पर, एक युवा आबादी की छिपी हुई क्षमता। ये सब आंकड़े, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, किस भविष्य की ओर इशारा करते हैं? यही सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, इन आंकड़ों का महत्व 3 स्तरों पर है। 3 स्तरों पर? हाँ। पहला, ये सरकार के लिए नीति निर्माण का आधार है। कहाँ स्कूल खोलने हैं, कहाँ अस्पताल बनाना है, महिलाओं के लिए योजनाएं कहाँ ज्यादा जरूरी हैं, ये सब फैसले इसी डेटा पर आधारित होते हैं। कि 88.7% आबादी आज भी गांव में रहती है, साक्षरता कम है। लेकिन यही आंकड़े ये भी बताते हैं कि बिहार देश के सबसे युवा राज्यों में से एक है। यहाँ की आबादी में बच्चों और युवाओं का अनुपात बहुत ज्यादा है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। बिल्कुल। ये युवा आबादी बिहार की सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अच्छा। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। हाँ, बिल्कुल। अगर इस युवा शक्ति को सही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मिले तो यही युवा बिहार को विकास की दौड़ में बहुत आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही आबादी एक बहुत बड़े संकट में बदल सकती है। तो इसीलिए हमारी जनगणना हमारा भविष्य का नारा बिहार के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। सबसे ज्यादा। ये आंकड़े 2011 के हैं। अब एक दशक से ज्यादा समय बीत चुका है। नई जनगणना के आंकड़े जब भी आएंगे, वो बिहार की एक नई कहानी बताएंगे। सोचने वाली बात यह है कि क्या उस कहानी में साक्षरता का अंतर कम होगा? क्या गोपालगंज जैसे और जिले सामने आएंगे? या घनत्व का दबाव और भी बढ़ चुका होगा? शायद